अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें आप हीट प्रोवाइड करते हो और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट के साथ हीट भी बाहर निकलती है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हो? ऐसे रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हो। ऐसे रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हो। तो मैंने आपको कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन वाले इफेक्ट में जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। बिल्कुल सेम इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4 किस्म के इफेक्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो सेम जैसे आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यहाँ पर ज़्यादा किया, रिएक्शन फॉरवर्ड गया। अब क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट का पार्ट है, कौन पार्ट है रिएक्टेंट का? यहाँ पर हीट किसका पार्ट है? यहाँ पर रिएक्टेंट का पार्ट है हीट। तो हीट को रिएक्टेंट का पार्ट समझना है, बल्कि हीट को यहाँ पर रिएक्टेंट मानना है। अगर आप इसको याद करना है, दिमाग में बिठाना है कि क्या हीट का इफेक्ट होगा एंडोथर्मिक के केस में और एक्सोथर्मिक के केस में, तो आपने यहाँ पर क्या करना है? हीट को रिएक्टेंट मानना है। तो जब आप रिएक्टेंट मानेंगे हीट को, तो अब एंडोथर्मिक के केस में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। सिंपल इज डैट कि आप एंडोथर्मिक के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन किधर जाता है? फॉरवर्ड जाता है। और जब आप टेम्परेचर कम करते हो, क्योंकि आपने हीट को रिएक्टेंट मान लिया यहाँ पर, जब आप टेम्परेचर को कम करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। टेम्परेचर कम किया, रिएक्शन बैकवर्ड आ गया। रिएक्शन बैकवर्ड आ गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपने हीट को प्रोडक्ट मानना है। जब आप हीट को प्रोडक्ट मानेंगे तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि जब हीट को टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर आएगा? बैकवर्ड आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इक्विलिब्रियम हो और आप के पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, तो आप अगर हीट को कम करें यानी टेम्परेचर को कम करें तो रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। टेम्परेचर कम करें, रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको देखना है जैसे आप लोगों ने कंसंट्रेशन में देखा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करते हैं रिएक्शन बैकवर्ड आता है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो उसमें हीट बढ़ाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। हीट कम करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। यहाँ पर हीट ज़्यादा करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। यहाँ पर हीट कम करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं एंडोथर्मिक के केस में, तो एंडोथर्मिक के केस में जब हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं
जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम Kc बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर उसको लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी Kc डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट के साथ। Kc की वैल्यू को ना कंसंट्रेशन चेंज करके चेंज किया जा सकता है, ना Kc की वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड करती है। Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जब आप एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो Kc की वैल्यू क्या होती है? Kc की वैल्यू इंक्रीज होती है। Kc की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या आएगा? इजाफा आएगा। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा आएगा तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसी तरह जब आप एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को कम करते हो तो Kc की वैल्यू भी कम होती है। ये लॉजिक बता रहा हूँ आपको, रीज़न बता रहा हूँ इसकी कि ऐसा क्यों होता है। आपको आसानी से याद तो हो गया कि फॉरवर्ड जाएगा कब? जब हीट ज़्यादा करेंगे, जब हीट कम करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। ये बैठ तो गया जहन में, लेकिन अब इसकी रीज़न देखनी है आपने। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं जब, तो Kc की वैल्यू ज़्यादा होती है। Kc की वैल्यू कब ज़्यादा हो सकती है? जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड की रिएक्शन क्या होगी? Kc की वैल्यू ज़्यादा होने से प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। टेम्परेचर कम करने से Kc की वैल्यू कम होगी, और Kc की वैल्यू कम होने से प्रोडक्ट कम होगा, और प्रोडक्ट कम होने से रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। यह है इसका लॉजिक कि रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाता है और बैकवर्ड क्यों जाता है इस एंडोथर्मिक के केस में। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है? एक्सोथर्मिक के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो Kc की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। Kc की वैल्यू कम होने से प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होने से रिएक्शन किधर जाता है? रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। इसी तरह एक्सोथर्मिक के केस में जब आप टेम्परेचर को कम करते हो तो Kc की वैल्यू इंक्रीज होती है। Kc की वैल्यू इंक्रीज होती है, और Kc की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। प्रोडक्ट इंक्रीज होने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो Kc की वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ये दोनों आपको मैंने रीजंस बताई हैं, एंडोथर्मिक के केस के लिए और एक्सोथर्मिक के केस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, इन इंपॉर्टेंट रीजंस को देखना है। अब ये इंपॉर्टेंट रीजंस कहाँ से डिराइव की गई हैं, ये इंपॉर्टेंट रीजंस कैसे पता चली, उसके लिए मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखता हूँ। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला आपके पास है Kc log of 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा S नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R माइनस डेल्टा H स्टैंडर्ड 2.303 इंटू R इंटू T। अब देखिएगा कि यहाँ पर इस K के ऊपर K सिर्फ और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। K यहाँ पर किसी किस्म की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। K सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम को चेंज करने वाली तीन चीज़ें, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। तो Kc सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। इस फार्मूले से हमने ये रीजंस डिराइव की हैं कि जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, और Kc की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये केस है एंडोथर्मिक का केस है, और ये केस है एक्सोथर्मिक का केस है। तो आपने पढ़ा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर। अब देखते हैं कि इस टेम्परेचर का कैसे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। लेकेटलियर प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को यूज़ करके इंडस्ट्रीज में यील्ड में कैसे इजाफा किया जाता है। तो हम अगेन अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को इंडस्ट्रीज में, कैसे इस इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं
तो इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन गैस से नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन करवाया जाता है जब, तो इम्पॉर्टेंट केमिकल अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। और अमोनिया गैस की जो फॉर्मेशन होती है ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। याद रखिएगा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी हीट किसका पार्ट होती है, हीट किसका पार्ट होती है, हीट प्रोडक्ट का पार्ट होती है। तो अब डेफिनेटली क्या होगा कि आपके पास हीट को आपने प्रोडक्ट मानना है, तो जब हीट को आप प्रोडक्ट मानेंगे तो टेम्परेचर हीट को कम करने से रिएक्शन किधर आएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। और अगर इसी रिएक्शन में आप क्या करते हैं, इसी रिएक्शन में हीट को इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर जाएगा, जब हीट को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। क्यों कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है आपके पास, ये ज़्यादा फेवरेबल है कि आप टेम्परेचर कम करते जाते हो। जब आप टेम्परेचर कम करते जाते हो, टेम्परेचर कम करते जाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड जाता है तो आपके पास अमोनिया की फार्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा अमोनिया की फार्मेशन होती है उतना ही ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स बनाने में कामयाब हो जाते हो। तो यहाँ पर इसी तरह एक और एप्लीकेशन है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ तो बनता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। इस रिएक्शन के केस में भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर भी आप टेम्परेचर को कम करते हो, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो जितना ज़्यादा फॉरवर्ड जाता है रिएक्शन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर को कम करते हो उतना ही आपके पास SO3 की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम जनरली ये पढ़ते हैं कि टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड को कम होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन की जो स्पीड है वो कम ना हो, ताकि रिएक्शन की स्पीड कम ना हो, टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन की स्पीड कम ना हो। और कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, कैटालिस्ट जस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं और कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं तो हम यील्ड में इजाफा करते हैं, यील्ड में इजाफा करने का एडवांटेज इंडस्ट्रीज में लेते हैं। तो टेम्परेचर जब कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा SO3 की प्रोडक्शन होगी। टेम्परेचर कम करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की प्रोडक्शन होगी। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन गैस का नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और NH3 की फॉर्मेशन होती है, इस रिएक्शन को तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाता है।